नमस्कार। आज हम लोग हर्ष का प्रशासन उसके बारे में चर्चा करेंगे। हर्ष ने गुप्तकालीन शासन व्यवस्था को आधारभूत रूप में बनाए रखा और उसमें परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक परिवर्तन भी किए। उसका सबसे बड़ा योगदान ये था कि उसने प्रशासन की अवधारणा एवं दिशा को संपूर्णतः लोक केंद्रित बना दिया। सभी साक्ष्य और तथ्य निर्विवाद रूप से ये सिद्ध करते हैं कि हर्ष का संपूर्ण जीवन प्रजा के कल्याण में लगा हुआ था। इन्हीं आदर्शों के अनुरूप वह राज्य के कार्य संचालन में लगा हुआ था। उसके समस्त प्रशासकीय क्रियाकलाप इसी उद्देश्य की पूर्ति को केंद्र में रखकर चलते थे। अपने उच्च आदर्शों के क्रियान्वयन के लिए हर्ष निरंतर सचेत और क्रियाशील रहता था। हिंसन के अनुसार हर्ष अपने प्रशासन में ईमानदार और न्यायप्रिय था। अपने कर्तव्यों के निर्वाह में वह अत्यंत नियमित और सख्त था। अपने समस्त आदर्शों एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वह भोजन और विश्राम तक की सुधि भूल जाता था। राजा के दैनिक कार्यक्रमों की दृष्टि से उसका दिन 3 भागों में बटा था। एक भाग में वह शासकीय कार्यकलाप की योजनाओं के निर्माण, संपादन और क्रियान्वयन में समय लगाता था। शेष 2 भागों में वह धार्मिक और नैतिक आदर्शों की पूर्ति के लिए कार्य करता था। वह इतना व्यस्त रहता था कि दिन उसके लिए छोटा पड़ता था। व्यक्तिगत रूप से राज्य और प्रशासन का ज्ञान हो सके, इसके लिए हर्ष स्वयं संपूर्ण राज्य का भ्रमण करता था। बरसात के महीनों को छोड़कर वह वर्ष भर अपने राज्य में दौरा करता था और प्रजा की अवस्था अपनी आंखों से देखता था, हूबहू स्थितियों को देखता था। उसने अपने राज्य के भूगोल और शासन के आंतरिक ढांचे का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। केंद्रीय शासन की अगर हम बात करें तो केंद्रीय शासन में राजा राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी था। उसमें सभी अधिकार निहित थे। वह सभी बड़े अधिकारी को नियुक्ति करता था। युद्ध के समय सैन्य संचालन एवं शांति के समय सैन्य संगठन करता था। वह साम्राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश था। आज्ञापत्र तथा घोषणा पत्र वही जारी करता था तथा आय एवं व्यय की भी वह स्वयं देखरेख करता था। प्रत्येक विभाग का सर्वोच्च अधिकारी भी राजा ही होता था और उसका निर्णय अंतिम होता था। हर्ष ने परम भट्टारक, महाराजाधिराज, एकाधिराज, चक्रवर्ती, सार्वभौम आदि साम्राज्यवादी उपाधियां धारण की थी। केंद्रीय शासन का संगठन कई विभागों द्वारा होता था। प्रत्येक विभाग का नियंत्रण मंत्री के अधीन होता था। इस प्रकार शासन संचालन में सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद थी। इसका उल्लेख हिंसांग, बाण दोनों ने किया है। मंत्री परिषद हिंसांग के अनुसार हर्ष के उत्कर्ष काल में भी किसी न किसी रूप की मंत्री परिषद अवश्य थी। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के समय उत्तराधिकार तथा गृहवर्मा की हत्या के उपरांत राज्य संचालन के प्रश्न मंत्रियों द्वारा ही निर्णीत हुए थे। एक स्थान पर हमें जानकारी मिलती है कि राज्य के ऊपर शासन एक मंत्रिमंडल करता था। मंत्री को सचिव अथवा अमात्य कहा जाता था। हर्ष के मंत्रियों में पुरोहित, प्रधानमंत्री, सांधी विग्राहिक, अक्ष पटलाधिकृत अर्थात सरकारी कागज पत्रों की देखभाल करने वाला और सेनापति प्रमुख थे। उसके शासनकाल में मीमांसक अर्थात न्यायाधीश, महाप्रतिहार अर्थात कंचुकी या राजप्रसाद का रक्षक, भौगिक अर्थात उपज का राजकीय भाग वसूल करने वाला अधिकारी, कार्णिक अर्थात करडक और दीर्घाध्वज अर्थात तीव्रगामी संदेशवाहक
लेखक और सेवक आदि अन्य अधिकारी होते थे। प्रांतीय शासन को अगर हम देखें तो हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभक्त था और प्रांतों को भुक्ति अथवा प्रदेश कहा जाता था। आइछत्र, कौशाम्बी, श्रावस्ती, पुंड्रवर्धन उसके राज्य के कुछ प्रांत थे। प्रदेश अथवा भुक्ति को जिलों अर्थात विषयों में बांट रखा था। प्रांतीय शासक उपरिक महाराज, गोप्ता, भोगपति अथवा राष्ट्रप्रिय कहलाता था। दूरस्थ प्रांतों में हर्ष अपने विश्वसनीय सामंतों को नियुक्त करता था। मगध का माधवगुप्त इसी प्रकार का सामंत शासक था। ग्राम शासन की अगर हम बात करें तो प्रांत में अनेक ग्राम होते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। हर्ष के समय नगर शासन के विषय में हमें कुछ ज्ञात नहीं है, जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन ग्राम शासन एवं अधिकारियों के विषय में काफ़ी जानकारी मिलती है। ग्राम का मुखिया महतर या ग्रामिक कहलाता था। लेखों में जिन अधिकारियों के नाम मिलते हैं उनके बारे में हम यहाँ चर्चा कर सकते हैं, जैसे सोलकिक अर्थात चुंगी वसूल करने वाला, गोलमिक वन उपवन की देखभाल करने वाला, अग्रहारिक ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्रामों की देखभाल करने वाला, दुर्वाधिकरण अर्थात भूमि कर का अध्यक्ष, तलवटक अर्थात गांव का लेखा जोखा रखने वाला, अक्सपटलिक अर्थात कागज पत्रों को की देखभाल करने वाला, कार्णिक अर्थात लिपिक की तरह कार्य करने वाला। ये कुछ नाम हमें पदों के मिलते हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि ग्राम शासन अच्छी तरह संगठित था। ग्राम स्वावलंबी थे और उनके स्वशासन में गैर सरकारी स्थानीय लोगों का भी काफ़ी सहयोग होता था। इस बात की जानकारी हमें मिलती है। सैन्य संगठन को देखें हम तो हर्षवर्धन एक विशाल साम्राज्य का स्वामी था और अपने साम्राज्य में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए तथा बाह्य शत्रुओं से सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए एक विशाल और संगठित सेना की आवश्यकता थी। हिनसांग लिखता है कि हर्ष ने अपने गज सेना बढ़ाकर 60,000 और अश्व सेना बढ़ाकर 1 लाख कर दी थी। उसकी सेना में 6 लाख स्थायी सैनिक थे। हर्ष के काल तक आते आते रथ सेना का उपयोग लगभग समाप्त सा हो गया था, किंतु नौ सेना का उल्लेख हमें मिलता है। सेना के 3 प्रमुख अंग थे, पदाति अर्थात पैदल, घुड़सवार और हस्ती सेना। सेना का सर्वोच्च अधिकारी महासंधि विग्रहाधिकृत होता था। इसके अतिरिक्त एक अन्य अधिकारी बलाधिकृत, सेनापति, वृहद सवार अर्थात अश्वसेना का अधिकारी, भट्टा सौपति, कटुक गज सेना का अधिकारी तथा पाती सैनिकों के निवास स्थान के निरीक्षक आदि अधिकारी होते थे। युद्ध में प्राय तलवार, ढाल, भाले, कवच, धनुष बाण आदि का प्रयोग किया जाता था। पुलिस व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग था। इसके भी कुछ अधिकारियों के नाम हमें मिलते हैं, जैसे दंडपासिक डंडा और रस्सी रखने वाले, दंडिक केवल डंडा रखने वाले, चोरोद्रणक चोरों का पता लगाने वाले आदि कर्मचारियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। गुप्तचर भी होते थे। न्याय व्यवस्था की अगर हम बात करें तो हिनसांग ने लिखा है कि शासन का काम ईमानदारी से होने के कारण अपराधों की संख्या बहुत कम है। राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र करने पर आजीवन कैद की सजा दी जाती थी। सामाजिक अपराधों के लिए अंगभंग, देश निकाला और आर्थिक दंड दिया जाता था। फौजदारी के अपराधियों को कड़ा दंड दिया जाता था। जघन्य अपराधों के लिए कान, नाक, हाथ, पैर काटने का विधान था। अग्नि, जल, तराजू, विष द्वारा दिव्य परीक्षा की प्रथा का भी तत्कालीन समय में प्रचलन था। इस प्रकार हर्ष के समय कठोर दंड विधान प्रचलित था, फिर भी चोर डाकुओं का भय बना रहता था। स्वयं हिनसांग का शिकार हुआ था। कुछ विशेष अवसरों पर कैदियों को कैद से मुक्त भी कर दिया जाता था। इस प्रकार की जानकारी भी हमें मिलती है। आयव्यय के साधनों की अगर बात की जाए तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जनता पर हल्के कर लगाए जाते थे।
राज्य की मुख्य आय कृषि योग्य भूमि से प्राप्त राजस्व था, जो उत्पादन का छठा भाग होता था। कर के रूप में 1/6 भाग उत्पादन का लिया जाता था। पदार्थों पर लगाए गए कर एवं व्यापारियों से वसूली गई चूंगी से भी राज्य को पर्याप्त आय होती थी। न्यायालयों में अभियुक्तों पर लगाए गए जुर्माने तथा न्यायालय शुल्क भी आय के साधन थे, लेकिन मुख्य रूप से राज्य को कृषि योग्य भूमि से पर्याप्त राजस्व प्राप्त होता था। खेतों की सीमाएं निश्चित थी। राज्य की ओर से भूमि की नपाई की जाती थी तथा भूमि की सिंचाई का उत्तम प्रबंध होने की जानकारी हमें मिलती है। राज्य के व्यय के विषय में हिंसांग ने लिखा है कि राजकोष के 4 भाग किए जाते थे। एक भाग धार्मिक कार्यों तथा राज्य के कामों में खर्च किया जाता था, तो दूसरा भाग बड़े बड़े सार्वजनिक अधिकारियों पर खर्च होता था। तीसरे भाग से विद्वानों को पुरस्कार और सहायता दी जाती थी तथा चौथा भाग दान पुण्य में खर्च किया जाता था। इस प्रकार 4 भाग राजकोष के किए जाते थे। लोक कल्याणकारी कार्य। हर्षवर्धन उच्च कोटि का आदर्शवादी सम्राट था। वह अपनी प्रजा को सुखी बनाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता था। उसके राज्य में सड़कें बनवाई गई। सड़कों पर यात्रियों की सुविधा के लिए धर्मशालाओं का निर्माण करवाया गया। अनेक मंदिर, चैत्य, विहार और स्तूप बनवाए गए। शिक्षा को उसने विशेष प्रोत्साहन दिया। नालंदा विश्वविद्यालय एवं विहारों को वह नियमित अनुदान देता था। हर्ष दान पुण्य में और धार्मिक कृत्यों में बड़ी धनराशि खर्च करता था। अगर हर्ष के धर्म की बात की जाए तो बाण कहता है कि वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति शैव धर्म को मानता था। बांसखेड़ा अभिलेख में राज्यवर्धन और आदित्यवर्धन को परमादित्य भक्त अर्थात सूर्य का भक्त कहा गया है। हर्ष का पिता प्रभाकर वर्धन भी सूर्य का भक्त था। सोनीपत अभिलेख में से आदित्य भक्त कहा गया है। वर्धन वंश में सर्वप्रथम हर्ष के भाई राज्यवर्धन ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेखों में उसे परम सौगात अर्थात बोध बताया गया है। इस प्रकार के पारिवारिक वातावरण में हर्ष सभी धर्मों के प्रति आकृष्ट हुआ। बांसखेड़ा लेख, नालंदा सील एवं सोनीपत सील में उसे महेश्वर कहा गया है, शिव का भक्त कहा गया है। बाण ने हर्ष द्वारा नील लोहित शिव की पूजा का उल्लेख किया है। हिंसंग के अनुसार हर्ष अंत तक सूर्य की उपासना भी करता रहा। प्रयाग सम्मेलन के अवसर पर वह महात्मा बुद्ध और भगवान शिव के साथ साथ भगवान सूर्य की भी पूजा करता था। लेकिन धीरे धीरे हर्ष बौद्ध धर्म की ओर विशेष रूप से आकृष्ट होने लगा था। इसके मुख्य रूप से 3 कारण बताए जा सकते हैं। अपने बड़े भाई राज्यवर्धन का प्रभाव, जो वर्धन वंश में सर्वप्रथम बौद्ध अनुयायी बना। दूसरा, अपनी बहन राजश्री को विंध्य के जंगलों में खोजते समय हर्ष को बौद्ध भिक्षु विद्वान दिवाकर मित्र मिले, जो कुछ समय तक राजभवन में भी ठहरे तथा दोनों भाई बहनों ने उनके उपदेश भी सुने। तीसरा, हिंसंग का सानिध्य। ये चीनी यात्री महायानी बौद्ध धर्म से संबंधित था। हर्ष की धार्मिक नीति सदैव उदार और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुतापूर्ण रही। प्रयाग के सम्मेलन भी उसने बुद्ध के साथ साथ सूर्य और शिव की भी पूजा की और बौद्धों के साथ साथ ब्राह्मणों और अन्य संप्रदाय के लोगों को भी दान वितरित किया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि हर्ष अपने शासनकाल के दौरान सभी धर्मों को मानता था। धन्यवाद।